हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है हमारा क्लास 7। यदि आपने पहले के 6 क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ जाके देख लेना, आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे जो वैदिक काल में हम लोग दो भागों में डिवाइड किया गया था, जो कि वो था ऋग्वैदिक एंड उत्तर वैदिक काल। सो ऋग्वैदिक हम लोग कर चुके हैं एंड उत्तर वैदिक हम लोग इस वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज वी नीड इट। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, एंड प्लीज़ आप लोग कोई क्वेश्चंस वगैरह ऑब्जेक्टिव टाइप ही आप लोग पोस्ट किया करो, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से चल रहा है कि नहीं, इससे आपको पता चलेगा एंड हम सब लोग मिलकर उसको डिस्कस करेंगे। एंड यदि आपने हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर वैदिक काल, जो कि कब से कब था। तो 1000 से 600 इस जो ईसा पूर्व है उसके बीच में जो है उत्तर वैदिक काल वो रहा होगा। तो इसमें हम लोग देखा था, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि जो ऋग वैदिक काल में जो आर्यों के कारण हुआ था, यानी आर्यों के द्वारा जो बसाया गया था वो था वैदिक काल। पहले हम लोग की जो सभ्यता थी वो थी जो सिंधु घाटी सभ्यता, एंड जो आर्यों द्वारा जो बसाई गई वो थी वैदिक सभ्यता। तो वैदिक काल में जो आर्यों का निवास स्थान जो था वो सिंधु नदी एंड सरस्वती नदियों के बीच में था। लेकिन जैसे हम लोग की पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वो लोग जो गंगा जो नदी है उसके किनारे वाले क्षेत्र में भी वो लोग धीरे धीरे गए थे। धीरे धीरे जैसे जैसे उनका जो इधर उधर मतलब अपने अच्छे जगह की तलाश वगैरह में इधर उधर निकलते हैं लोग, तो जो विष था उसका, जो विष विष जो ये वाला विष है वो जहर वाला विष नहीं है। आप लोगों ने यदि पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, आप लोग कमेंट करके बताना विष किसको बोलते हैं। इसी तरह जो है जब वो लोग कहीं और भी जगह जगह पे अपना जाने लगे तो जो है इस विष का जो है विस्तार होने लगा। एंड जो कई जो लोग हैं, वो जो कई जन है, सॉरी ये लोग नहीं, आप लोग जन का भी बताना, विष किसको बोलते हैं जन किसको बोलते हैं। तो विष का विस्तार हुआ एंड जन का जन थे वो जन है वो विलुप्त हो गया। तो उस टाइम जो है वो भरत ऋतु तुर्वस जैसे जो जन थे छोटे छोटे, वो यानी कि वो कमजोर हो गए थे, इस कारण वो राजनीतिक हलकों से जो गायब हो गए। एंड जबकि जब पुरु ये सब जो थे, ये सब जो काफी स्ट्रांग हो गए थे। एंड पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ जो नए राज्यों का विकास हो गया था, जैसे कि काशी, कौशल, विदेह, मिथिला, मगध और अंग। विदेह को ही मिथिला बोला जाता है, सॉरी, मगध और अंग। जिसमें कि अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा जो मगध था वो कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है आगे के लेक्चर्स में। जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल में जो सरस्वती नदी को सबसे जो महत्वपूर्ण माना जाता था, और गंगा का एक बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिला है हमारा जो ऋग्वैदिक काल के समय पे। एंड इस काल में जो कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था, जबकि इससे कई कई साल पहले, कई कई 100 या 1000 साल आप बोल सकते हो पहले, जो सिंधु सभ्यता थी उसमें ही पक्की ईंटों का प्रयोग कर हो गया था पहले से। बट की जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो आर्य आए तो उन्होंने नगरों को छोड़ मतलब गांव जैसा स्थिति हो गया था, यानी कि उन लोग गांव में रहने लग गए थे। तो फिर धीरे धीरे जब जो उत्तर वैदिक जो ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल आते आते यदि उन्होंने थोड़ा बहुत डेवलपमेंट सीखा, उसके बाद उन्होंने भी जो पक्की ईंटों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। और इस काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पे होने लगे। पहले था कि जो जैसा काम करता था वैसा उसको जो है कि उसी कास्ट का या धर्म का मान लिया जाता था। बट अब ऐसा होने लगा कि उस टाइम पे जो धर्म बट गए वो बट गए। अब आप किसी भी काम कर रहे हो, लाइक पहले से कोई जो नाई का काम कर रहा है, अब उसका बच्चा जो होगा वो भी अब नाई ही कहलाएगा। ऐसा वाला सिस्टम जो है इस टाइम से आया। तो वैदिक साहित्य में हम लोग ने 4 वेद को देखा था। 4 वेद कौन थे, आप लोगों ने यदि पिछले वीडियो में कमेंट नहीं किया तो इस वीडियो में कमेंट कर देना। एंड जो वैदिक साहित्य में 4 वेद एवं जो उनकी संहिताओं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों एंड वेदांगों को भी शामिल किया जाता है जो वैदिक साहित्य में। जैसा कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में बात किए हैं, सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि जो हमारा जो प्राचीन इतिहास है उसके सोर्सेस के बारे में जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोग जो इन सब सारे के सारे चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। एंड जो वेदों की संख्या है वो यहीं पे दिए हुए है, आप लोग याद कर सकते हो यहाँ पे से। तो जो वेद थे वो 4 थे, कौन कौन से, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड
अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद विश्व के प्रथम जो है प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। सबसे जो पुराना वो कौन सा माना जाता है, तो ऋग्वेद। जो वेद जो है उसको, जो वेदों को अपौरु से कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है ऋग्वेद के बारे में। सॉरी, इसको हाईलाइट करना भूल गया, आप लोग देख लेना। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऋग्वेद से स्टार्ट करने वाले। तो ऋग्वेद में क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। तो जो ऋग्वेद है उसमें देवताओं को स्तुति के लिए जो संग्रह, जो रचनाएं हैं, संबंधित रचनाओं का संग्रह किया गया है। एंड फिर पॉइंट 2 में हमारा इसमें जो है 10 मंडल में विभक्त है। ये जो है यानी ऋग्वेद जो है वो 10 मंडल में विभक्त यानी बटा हुआ है। इसमें 2 से 7 तक जो है जो मंडल प्राचीनतम माना जाता है, यानी पहले के माने जाते हैं। एंड प्रथम एवं दसम जो यानी 10वां जो मंडल है बाद में जोड़ा गया है। एंड में टोटल जो है ये 10 मंडल जो है उसमें मिला करके जो 1028 सूक्त हैं। सो आगे देखते हैं हम लोग। और इसकी भाषा जो है वो है पद्यात्मक है। एंड ऋग्वेद में 33 प्रकार के देव जो है उनका उल्लेख किया गया है। और प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र हम लोग अभी पढ़ते हैं, आप लोगों को याद ही होगा शायद। तो प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है, जो सूर्य से संबंधित देवी गायत्री को संबोधित है, वो ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है, यानी सबसे पहले उसी से हम लोग को मिला था। एंड अस्तो मां सदगमय जो वाक्य है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ये पोएम के रूप में अभी या प्रेयर के रूप में हम लोग अभी भी इसको स्कूल्स वगैरह में हम लोग बोलते हैं या याद करते हैं या गा के सुनाते हैं। सो क्वेश्चन जो पॉइंट 7 है उसमें हम लोग इसमें हम लोग को पढ़ना है कि जो ऋग्वेद में जो मंत्र को कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं। यानी इससे पता चलता है उस टाइम की जो स्त्रियां थी वो पढ़ी लिखी हुई हुआ करती थी, जिनमें प्रमुख है लोपामुद्रा, घोषा, साची, पौलंबी एवं जो कच्छावृत्ति आदि हैं। तो इसमें से वन लाइनर्स में आपको मेनली कम से कम इनको एंड इनको आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये मैंने देखा है कई बार एग्जाम्स में ये आ भी चुके हैं ऑब्जेक्टिव वाले में। एंड इसके पुरोहित के नाम जो है होत्री है। फिर हम लोग को देखना है यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें जो है धनुर्विद्या का उल्लेख है। इसके पाठकर्ता को अधर्वयु अध्वर्यु कहा जाता है। उसके बाद जो है हम लोग को पढ़ना है यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। बिकॉज इसमें यज्ञ के बारे में है तो इसमें यज्ञ की विधियों के बारे में ऑब्वियसली बात की हो रह गई। फिर हमारा इसमें मंत्रों का संकलन अनुष्ठानिक यज्ञ के समय जो है सुस्तर पाठ करने के लिए उद्देश्य किया गया है। इन मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण है, जिससे मंत्रोच्चारण के साथ संपादित किए जाने का विधान सुझाया गया है। फिर जो इम्पोर्टेंट है वो है यजुर्वेद की जो 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद एंड जो है शुक्ल यजुर्वेद। एंड फिर है हमारा जो यह जो है 40 जो कृष्ण यजुर्वेद जो है उसके 4 शाखाएं हैं, मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, जो कफिंथल है एंड संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, जो मध्याधीन है एंड कवन संहिता है। जो शुक्ल यजुर्वेद में पद्य मिलता है और ये जो है 40 अध्याय में जो विभाजित है। फिर नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो है सामवेद के बारे में। तो सामवेद में जो है इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स ये है, जो ऋग्वेद में हमने देखा था कि जो बहुत सारे मंत्र जो वगैरह है, यानी जो ईश्वर है उनको याद करने के लिए, यानी ईश्वर को स्मरण करने के लिए उसको जो है गाने के रूप में जो है गाने योग्य बना के जो है इसको पेश किया गया या लिखा गया है उसमें। इसमें जो है 1810 छंद है, जिसमें कि 75 को छोड़कर सभी जो ऋग्वेद में उल्लिखित है, यानी 75 को छोड़कर जितने भी है वो सब पहले से ऋग्वेद में लिखे हुए हैं, बस इसको गाने लायक बना के सिर्फ इसमें लिखा गया है। जो सामवेद है उसको भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है, यानी सबसे पहला वेद था ऋग्वेद एंड सबसे प्रथम जो है संगीतात्मक पुस्तक है वो है सामवेद। फिर नेक्स्ट में हम लोग को पढ़ना है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण में हम लोग को देखना है जो वैदिक मंत्र एवं साहित्य थे उनको ब्रह्म किया गया, जो इसका उच्चारण करता है उसको क्या कहा जाता है ब्राह्मण। यहीं से स्टार्ट हुआ ब्राह्मण जाति का।
एंड इसमें जो पढ़ना है हम लोग को यह मुख्यतः गद्य शैली में उपस्थित है, जो उपदिष्ट है। एंड फिर हमें ब्राह्मण ग्रंथों में से हमें बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान प्राप्त होता है, यानी बिंबिसार के टाइम पे हम लोग बिंबिसार के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। जो ये हमारा जो पार्ट खत्म होगा उसके बाद हम लोग आएंगे, फिर हम लोग बहुत सारे डायनेस्टीज यानी वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, तब आपको मजा आएगा ऑब्वियसली। तो आगे इसके बारे में कि जो ऐतिहासिक ब्राह्मण में 8 मंडल हैं और 5 अध्याय हैं। इसे जो है पंजिका भी कहा जाता है, बिकॉज इसमें जो है 5 अध्याय हैं। एंड ऐतिहासिक ब्राह्मण में जो राज्याभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं, और जो तैत्तिरीय ब्राह्मण जो कृष्ण यजुर्वेद है, जो तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है वो कृष्ण यजुर्वेद है, उसका ब्राह्मण है। फिर जो है हमारा वो है आरण्यक, फिर है हमारा उपनिषद, एंड लास्ट जो है हमारा वो है वेदांग। इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो हमारा फर्स्ट वीडियो है उसमें। यदि आपने नहीं देखा तो आप लोग जाके देख लेना प्लीज, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर हम लोग को बात करना है जो उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक स्थिति के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि ऋग्वैदिक काल में मुख्यतः एक कलिवई जो कबीलाई व्यवस्था वाला शासन था, जिसमें सैनिक जो है भावना प्रमुख थी। एंड राजा को गोमत भी कहा था, राजा को क्या बोला जाता था, गोमत भी बोला जाता था उस समय पे। एंड वैदिक काल में जो राजतंत्रात्मक जो प्रणाली प्रचलित थी, इसमें शासन का प्रमुख जो है वो राजा होता था, यानी कि पहले भी राजा होता था एंड अब भी राजा होता था। एंड राजा इसमें जो अंतर ये है कि उसमें जो लोगों द्वारा चुना जाता था, बस इसमें इस टाइम पे है जो राजा वो वंशवाल जो जिस जैसे कि जो कोई राजा उसका बेटा ही राजा बनेगा, इस टाइप वाला सिस्टम इस समय पे आ गया था। एंड फिर जो है एंड इसमें जो है जो जनता उसको हटा भी नहीं सकती, यानी कोई जो अच्छा काम नहीं कर रहा है वो भी अब राजा है तो है, उसको अब कोई भी हटा नहीं सकता है। एंड जो कोई युद्ध वगैरह होता था उसका जो नेतृत्व है जो राजा करता था, एंड उसे कर वसूलने का जो है अधिकार नहीं था। जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए भाग से उसका खर्च चलता था, यानी उस टाइम पे जो राजा जो है जबरदस्ती किसी से कर्ज नहीं वसूल कर सकता था लोग, और कोई यानी कि फिक्स नहीं था कि हाँ इतना हमको टैक्स देना है, बल्कि जितना लोग दे रहे हैं उतना से उसको काम चलाना रहता था। सभा समिति तथा जो विदत नामक प्रशासनिक जो संस्थाएं थी, और अथर्ववेद में सभा एवं समिति के दो जो प्रजापति थे उनकी दो पुत्रियां क्या कहा गया है उनको। समिति का महत्वपूर्ण कार्य राजा को चुनाव करना था। समिति का प्रधान ईशान या पति कहलाता है। इसके बारे में हम लोग पहले पिछली वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं, ईशान किसको बोलते हैं। तो जो विदत में स्त्री एवं पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। नववधुओं का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान आदि सामाजिक कार्य विदत में होते थे। तो सभाश्रेष्ठ जो है लोगों की संस्था थी, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो समिति आम जो है जनप्रतिनिधि सभा थी, एवं विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। और जो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार इसका उल्लेख जो है विदत का किया गया है, कितने बार, तो 122 बार। फिर हम लोगों को देखना है सैन्य संचालन, बारात, गण व सर्द नामक जो है कलिवई जो संगठन थे वो करते थे। ये सारे के सारे जो काम थे वो सतपथ ब्राह्मण के अनुसार अभिषेक होने पर राजा जो है वो महान बन जाता था। जो राजयूष यज्ञ करने वालों की उपाधि राजा तथा वाजपेयी यज्ञ करने वाली की उपाधि सम्राट थी। जो राजसूय यज्ञ करते थे वो राजा कहलाते थे, यानी उनको राजा की उपाधि दी जाती थी। एंड जो वाजपेयी यज्ञ करते थे उनको सम्राट की उपाधि दी जाती थी। स्पर्श, गुप्तचर और जो पुरुष जो थे यानी दुर्गापति को कहा जाता था। इतने ये जो सारे के सारे जो नाम है वो दुर्गापति को नाम को कहा जाता था। एंड जो राजा का प्रशासनिक सहयोग, पुरोहित एवं जो सेनानी आदि थे वो 12 रत्नीन करते थे। फिर जो है वो चरगाह के प्रधान को ब्रजवर्ती एवं लड़ाकू दल के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। ग्रामीणी किसे कहा जाता है ये हम लोग पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं। एंड जो 12 रत्नी की जहाँ रत्नीन के बाद यहाँ पे जो मेंशन किया गया उसको किन किन को कहते थे, तो यहाँ पे दिया गया है यहाँ टोटल जो 12 जो लोग थे उनके बारे में। पहले होते हैं पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण, महर्षि, सूत, क्षत्रिय या क्षत्रिय जिसको बोलते हैं, संग्रहित, भागदूत, अधिकारी से में जो कि कर एकत्र करने वाला अधिकारी है उसको बोला जाता है भागदूत। फिर है हमारा अच्छवाब, फिर है हमारा गोवीकृत एंड पागल।
आप लोग अच्छे से इसको देख लेना। पुरोहित किसको कहते हैं, या पागल किसको कहते हैं, क्षत्रिय किसको बोलते हैं, मर्सी किसको बोलते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग को बात करना है वो है आर्थिक स्थिति के बारे में। तो अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार था उस समय पे भी जो था पशुपालन एवं कृषि था, यानी कि मेन जो ऑक्यूपेशन वगैरह उनको होता था, यानी जिंदगी चलाने के लिए। एंड जो ज्यादा पालतू पशु रखने वाले हैं जो थे वो लोग गोमत कहलाते थे। एंड चारगाह के लिए इत्यादि या गव्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसी तरह से जो जो मतलब कुछ उनके काम के अनुसार से कुछ उनको नाम दिया जाता था, जैसे कि गवियती हो गई जो कि गैया को जो पुत्री को दुहिता, गाय को दुहने वाली, तथा युद्धियों के लिए जो है गविष्ठ का प्रयोग होता था, यानी कि उनको अलग अलग नाम से उनको जाना जाता था। एंड जो राजा को जनता स्वेच्छा से कर देती थी। उसके बाद है हमारा आवास जो है घास फूस एवं काष्ठ निर्मित होते थे। फिर है हमारा ऋण लेने एवं देने की प्रथा जो है प्रचलित थी उसी टाइम पे, जिसे कि कुशीत कहा जाता है, जैसे अभी भी होता है। अब तो हम लोग बैंक से भी लोन वगैरह लेते हैं। एंड फिर नेक्स्ट है हमारा बैलगाड़ी, रथ एवं जो नाव यातायात जो है वो उस समय के प्रमुख साधन थे यातायात के, बैलगाड़ी, रथ, नाव वगैरह। फिर नेक्स्ट में हम लोग को है देखना कृषि के बारे में। तो उस समय में कृषि के क्या जो जो हालात थे उन सब चीजों के बारे में। तो सर्वप्रथम जो है शतपथ ब्राह्मण में कृषि की जो समस्त क्रियाओं का जो है उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम और दसम मंडल में बुआई, जुताई, फसल की गहराई जो गहाई होती है आदि का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में है जो केवल जो जौ नामक जो अनाज होता है उसका उल्लेख मिला है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का वर्णन भी किया हुआ है। यानी ये वैदिक काल के आर्थिक स्थिति, कृषि एवं पशुपालन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि जो वैदिक एज था, वैदिक एज में जो हम लोग क्या देखे थे, यानी कि वैदिक एज जो था उसको जो कि दो पार्टों में डिवाइड किया गया था, जो ऋग वैदिक एंड उत्तर वैदिक। तो दोनों को एक साथ यहाँ पे कंबाइन करके उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। एंड ये इतना था जो ऋग वैदिक के बारे में। जो जो परवर्ती वैदिक साहित्य जो है उसमें जो कि अन्य अनाज का भी जो वर्णन किया गया है, जैसे कि हो गया गेहूं हो गया, चावल हो गया, एंड और भी बहुत सारे अन्य। जो काठक संहिता में जो है वो 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का जो है मेंशन किया गया है। एंड अर्थवेद में जो वर्षा, कूप एवं नहर का जो है, तथा यजुर्वेद में हल और सीड जो हल है उसको सीड नाम से उल्लेख किया गया है। यानी कि जो उत्तर वैदिक काल था उसमें जो कि बहुत सारा जो नए नए जो टेक्नोलॉजीज वगैरह, जैसे कि हम लोग हल का यूज की, एंड और भी तरह तरह के जो अनाज वगैरह को उत्पादन होने लगा था। बात करें जो पशुपालन है उसकी, तो पशुओं का चारण ही उस समय के आजीविका का प्रमुख साधन माना जाता था। एंड जो गाय की विनिमय है वो उसका प्रमुख साधन था। जो ऋग्वैदिक काल में भूमि दान या व्यक्तित्व भूस्वामित्व की धारणा विकसित नहीं हुई थी, यानी उस टाइम पे जो है भूमि दान वगैरह ये सब कुछ नहीं होता था। बात करें व्यापार की, तो व्यापार जो है जो उस समय में जो आरंभ में जो है अत्यंत सीमित व्यापार प्रथा का प्रचलन था। एंड उस टाइम पे एक एक ये अच्छा सा पॉजिटिव पॉइंट जो देखा जाए, जो हम लोग बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ पर राजा को जो टैक्स वगैरह जो लोग देते थे वो मतलब कि फोर्सिवली नहीं लिया जाता, मतलब बलपूर्वक नहीं लिया जाता है। आपको यदि आपको मन है, आपको जितना मन है आप उतना उनको मतलब कि राजा को दे सकते हो। अदरवाइज वो राजा जबरदस्ती आपसे कोई भी फिक्स तौर पे नहीं मांग सकता, आपको इतना कर देना है। ये एक अच्छा चीज वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि देखने को मिला है। फिर हमारा धातु एवं सिक्के। जो धातु एवं सिक्कों की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जो जो धातु में सर्वप्रथम धातु जो था वो था तांबा एंड कांसा, जो कि हम लोग ब्रॉन्ज जो हमारा सिंधु सभ्यता था उसमें भी हम लोग देखे थे कि हम लोग उसमें जो कांस्य युग में उसको इंक्लूड किया जाता है। एंड वो जो थे उनको और ज्यादा मेटल्स के बारे में पता नहीं था। बट बात करें यदि ऋग वैदिक जो वैदिक काल है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जो जो उत्तर वैदिक काल वाले टाइम पे जो उन लोगों को जो है वो सोना चांदी आदि लोग जो और दूसरे भी जो मेटल्स थे उनसे भी ये लोग परिचित थे। एंड जो ऋग वैदिक वाला काल था उस टाइम पे उसमें सिर्फ जो है लोहे का उल्लेख भी नहीं था, लेकिन समाप्त सोने का आभूषण या मुद्रा था जो विनिमय में काम आता था। लेकिन जो है सोने का आभूषण वगैरह देखने को मिला था, हम लोग बोल सकते हैं कि उस टाइम पे भी मौजूद हो सकता है। फिर हमारा उद्योग।
तो ऋग वैदिक काल में जो है, जो उद्योग के नाम पे जो हम लोग खुद के लिए यदि बना रहे हैं, उसी की कोई उद्योग बोल सकते हैं। बिकॉज उस टाइम पे जो था वो सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए, अपने जरूरत की जो पूर्ति होता है उसके लिए सिर्फ लोग बनाते थे। बढ़ई एवं धोकर का कार्य अत्यंत जो है महत्वपूर्ण था, बिकॉज उस टाइम पे घर बनाना था या कच्चे मकान वगैरह बनाते थे तो उनका जरूरत पड़ना एक कॉमन सी बात है। अन्य प्रमुख उद्योग जैसे कि वस्त्र, बर्तन, लकड़ी एवं चर्म कार्य था। स्त्रियां भी चटाई बनाने का कार्य करती थी। फिर हमारा धार्मिक स्थिति के बारे में देखो तो आर्य जो थे वो एक ही ईश्वर पे विश्वास करते थे। यहाँ प्रकृति मानव के हित के लिए ईश्वर की कामना की जाती थी। वे मुख्य रूप से जो केवल ब्रह्मांड को धारण करने वाले एकमात्र परम पिता है, परम पिता परमेश्वर, उनके पूजक थे। वैदिक धर्म पुरुष प्रधान धर्म था एंड जो स्वर्ग या अमृत अमृत यानी कि अमर होने का जो परिकल्पना नहीं किया थे। जो वैदिक धर्म पुरोहितों व यज्ञ से निर्मित धर्म था। एंड जो पुरोहित होते थे वो ईश्वर एंड जो हम लोग हैं उनके बीच में एक उनको मेडिएटर यानी मध्यस्थ माना जाता था। जैसे कि अभी ब्राह्मण को हम लोग बोलते हैं कि उन्हीं से हम लोग पूजा करवाते हैं, उस टाइम पे ये और भी ज्यादा माना जाता था। सो आगे देखते हैं। तो अब बारी है आपका हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने का। तो आप यदि चाहते हो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस वगैरह पाना एंड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हम लोग शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो आप लोग टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा वो ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप सिंपली जस्ट सर्च करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना एंड क्वेश्चन पोस्ट करना मत भूलना। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।